Hello students, today we will discuss about the topic of ecosystem types and forest ecosystem. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे इकोसिस्टम क्या होता है और इसके टाइप्स क्या है. देन वी विल स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इकोसिस्टम है वो क्या है. तो हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी देखा था जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली डिफर फ्रॉम द ईच टर्म इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा फौना एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो जितनी भी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है या फ्लोरा है या फौना है, दीज ऑल कम्स अंडर द इकोसिस्टम, राइट. एंड इट इज देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझें, इकोसिस्टम को समझें, कैसे वो मिलकर बना है, क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं. तो वो सब जानना हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी है. और हम उसमें रहने वाली जितनी भी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, कल्चर्स हैं, या उनकी जो भी हिस्ट्री है, मैनकाइंड एक्सटिंक्टिंग स्पीशीज है, तो वो सब आज हम यहाँ पर जानेंगे कि व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, तो जो इकोसिस्टम के टाइप्स है, तो इकोसिस्टम के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स के हैं. फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सेकंड इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, थर्ड इज डेजर्ट इकोसिस्टम एंड फोर्थ इज एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी कि ये सब क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की. जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो क्या है, अगर हम उसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारा फ्लोरा है, फौना है, या जितनी भी ग्राउंड कंडीशंस है within the forest boundaries comprises of a forest ecosystem. तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाती हैं. यानी कि जो आपके जंगल हो गए उसमें क्या क्या चीजें आ गई, आपकी पेड़ पौधे भी आ गए, जितने एनिमल्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ है या वहां पर रहने वाली या वहां पे जो भी कंडीशंस है या क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई या सॉइल हो गई, तो दीज ऑल कम्स अंडर दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ठीक है, तो फ्लोरा अगर हम इसकी बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो जो फ्लोरा फौना एंड ग्राउंड कंडीशंस विद इन द फॉरेस्ट बाउंड्रीज आर कंप्राइजेस ऑफ ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट. अब यहाँ पर कुछ मेजर रिसोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं एंड दीज आर द रेंजिंग फ्रॉम द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टू द मेंबर्स एंड कनेक्शंस इन द फूड चेन्स. यानी कि कैसे कैसे वो फूड चेन से इंटरकनेक्टेड हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे मेंबर्स हैं, तो ये सारी मैनर्स को कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड है, वो सब हम यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ट्रीज हैं, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, कुछ फंजाइज भी होंगी या ग्रासेस भी होंगी, तो ये सब मिलकर हमारा बनाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ठीक, अब जितने भी स्मॉल हैं या बड़े जो भी आपकी फौना है या जो फ्लोरा की हम अगर बात करते हैं, तो अगर उसमें कोई स्मॉल ट्रीज हो गए, कोई बड़े ट्रीज हो गए, कोई मीडियम साइज के हो गए, तो ये सब भी मिलकर एक इकोसिस्टम को बनाते हैं. और इस पर कौन डिपेंड होते हैं, कुछ बर्ड्स डिपेंड होते हैं, कुछ एनिमल्स डिपेंड होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स इन पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो इन सब के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है, जो भी इनका एसोसिएशन है, तो उन सब से मिलने वाली जो एक बैलेंस्ड है, एक हमारे इकोसिस्टम में कैसे बैलेंस बन रहा है या जो हार्मनी है या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इनसे रिलेटेड, तो ये सब हम इसमें अभी जानेंगे. ठीक है, तो जो ग्रास ग्रोन हो रही है बेसिकली इन द फॉरेस्ट में इज द फूड फॉर द कैटल इन द सेम मैनर. तो जो ग्रास है वो फूड है हमारे कुछ एनिमल्स के लिए जो हमारे हर्बीवोर्स हैं. वो हर्बीवोर्स किसका फूड है, वो कार्निवोर्स के हैं. ठीक है, तो अभी हम जैसे लास्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि प्राइमरी कार्निवोर्स थे, सेकेंडरी थे, फिर डिकम्पोजर्स थे. ठीक है, तो ऐसे सारे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. ठीक, तो ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पे, प्लांट्स इन द फॉरेस्ट आर ए सोर्स ऑफ नरिशमेंट टू स्मॉल एनिमल्स. तो जो प्लांट्स हैं ये एज ए नरिशमेंट काम करते हैं फॉर द स्मॉल एनिमल्स के लिए. So in this slide we will discuss about the characteristic features of the forest ecosystem. यानी कि उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैसे उसके फीचर्स हैं, कैसे कैसे मिलकर जो फॉरेस्ट है वो बनाई है, उसके अंदर अब जो फॉरेस्ट में जो भी हमारे पेड़ हैं उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं. तो फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट कैनोपी, सेकेंड इज फॉरेस्ट फ्लोर, थर्ड इज forest soil,
एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट कैनोपी। तो कैनोपी का मतलब होता है जो अपर मोस्ट लेयर है, राइट। तो जो हमारे ट्रीज हैं या जितने भी फॉरेस्ट में आपके पेड़ पौधे हैं, तो उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है ऑफ द ट्री कम्युनिटी का, विच कवर्स द अपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, जिसने पूरा आपके फॉरेस्ट को ऊपर से कवर कर रखा है, ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कैनोपी। और ये जो कैनोपी है ये क्या काम करती है, इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द लैंड एंड द एटमॉस्फेयर। तो हमारी लैंड के और जो एटमॉस्फेयर के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, जो एक इंटरफेस है, उसको ये बैलेंस बनाए रखने का काम करती है, राइट। And it also serves as the upper habitat for the several biological organisms। तो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या इवन बर्ड्स भी हैं, तो उनके लिए ये क्या काम करती है, हैबिटेट का, यानी कि उन्हें एक तरीके से ये हाउस या घर उनको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो कैनोपी है इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री कम्युनिटी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट फ्लोर। अब जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो क्या है, तो ये क्या है, इट्स अ ग्रेट डील ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड इट कंटेन्स द लीव्स विच हैव फॉलन फ्रॉम द लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, वुड, ट्विग्स एटसेट्रा। तो जितनी भी आपकी जमीन पर पेड़ों से जो भी मटेरियल नीचे गिरा है जमीन पर, है ना, तो उसको बोला गया फॉरेस्ट फ्लोर। अब उसमें पेड़ों से क्या क्या चीजें झड़ती रहती हैं, जैसे पत्तियां झड़ती रहती हैं, कुछ फूल झड़ते रहते हैं, फ्रूट्स भी गिर जाते हैं, जो फ्लावर्स के पॉलिन ग्रेन्स हैं वो सब नीचे झड़ जाते हैं, ठीक है, कुछ ट्विग्स हो गई जैसे कलियां हो गई या कुछ स्टेम्स हो गए, तो वो सब नीचे गिर के जो फ्लोर बनाते हैं उसको यहाँ पे फॉरेस्ट फ्लोर बोला गया है, ठीक है। तो इट सिंपली रेफर्स टू द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट रीजन एंड इट कंटेन्स मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स, राइट। तो ये क्या है, बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स भी हैं, इनऑर्गेनिक मैटर्स भी हैं, और ये सब जंगलों में नीचे झड़ के नीचे ही जमीन में क्या होते हैं, ये खाद बना लेते हैं, ठीक है। और जो ये मैन्योर बनता है, इनसे जो खाद बनता है, ये बहुत ही अच्छा और फर्टाइल मैन्योर माना जाता है, ठीक है। तो ये था पॉइंट हमारा फॉरेस्ट फ्लोर का। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। तो जो फॉरेस्ट सॉइल है वो क्या है, ये अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ द इकोसिस्टम एंड इट इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द अफेक्शन ऑफ द क्लाइमेट। तो जो भी आपकी क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी जियोलॉजी में कुछ चेंजेस हैं या क्वांटिटी में या क्वांटिटी ऑफ द रेनफॉल में, उससे रिलेटेड है आपकी फॉरेस्ट सॉइल की, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट सॉइल है इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल एंड इट कंटेन्स ऑल दी ट्री पार्ट्स लाइक लीव्स हो गई, स्टेम्स हो गई, जो कि अभी ट्री से झड़े हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपकी सॉइल बनी, मैंने अभी ऊपर पॉइंट में भी बताया था कि जो पेड़ से झड़ने वाली चीजें हैं उन्हीं से सबसे मिलकर ये सॉइल बनी है और ये बहुत ही फर्टाइल मानी जाती है। तो leaves also become food for the fungi and other microorganisms and then habitat of the soil। तो जो सॉइल में रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ये हैबिटेट का काम करती हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, इट्स एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द वेरियस इंटरकनेक्टेड लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये एक इंटर रिलेशनशिप है इन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स, राइट। और इट कैन बी लाइक बैकयार्ड ऑफ ए हाउस ऑफ द लार्ज वन लाइक ए रिजर्व फॉरेस्ट। तो जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं तो वहां पे अगर कोई भी एक तरीके से इकोसिस्टम है जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बना हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने स्टडी किए, तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम। Now in this slide we will discuss about the structure of forest ecosystem, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, फर्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट और सेकंड इज बायोटिक कंपोनेंट। एंड आई होप कि आप इन दो वर्ड से बहुत अच्छे से फैमिलियर भी हो गए होंगे, ठीक है। तो अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, राइट। तो यहाँ पर इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्रोड्यूसर्स में और कंज्यूमर्स में, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स थे, प्रोड्यूसर्स हमें पता है जो कि खुद अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपके जितने भी ग्रीन ट्रीज हो गए,
प्लांट्स हो गए जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रोड्यूसर्स बोला गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ कंज्यूमर्स हैं, तो कंज्यूमर्स को फर्दर आपने क्लासीफाई किया है हमने यहाँ पे। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शियरी, राइट। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं दे कम्स अंडर द कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ द मैनी हर्बीवोर्स। तो जितने भी आपके हर्बीवोर्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे डिपेंड हैं, जितने भी आपके शाकाहारी जीव जंतु हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोला गया है, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन सी आ गई, जैसे ग्रास होपर्स आ गए, बग्स आ गए, या कुछ ऐसे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं जो कि हमारे फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे डिपेंड है, जैसे आपके एलिफेंट हो गए, मोल्स हो गए, स्क्विरल्स हो गई, डियर हो गए। तो ये सारे आपके शाकाहारी एनिमल्स हैं, है ना, यानी कि हर्बीवोर्स हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे डिपेंड है, राइट। अब सेकंड हम बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन कौन से ऐसे कार्निवोर्स आते हैं, यानी कि ऐसे मांसाहारी जीव जंतु आते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को अपना आहार बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ गए, जैसे स्नेक्स हो गए, फॉक्सेस हो गई, लिजर्ड्स हो गई, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवोर्स के ही। हर्बीवोर नहीं, सॉरी, ये कार्निवोर्स हैं, लेकिन ये सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं विच आर डिपेंड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। अब थर्ड है हमारे यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो टर्शियरी कंज्यूमर्स वो हैं जो कि अपने आहार के लिए, अपनी फूडिंग के लिए कहीं ना कहीं सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसमें जितने भी बड़े जीव जंतु आ जाते हैं, जैसे लायन हो गए या टाइगर हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को अपना फूड बनाते हैं, इनको अपना आहार बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। इसी का थर्ड पॉइंट है हमारा डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कंज्यूमर्स की, बट यहाँ पे आ रहा है पॉइंट हमारा आ रहा है डीकम्पोजर्स। तो जो डीकम्पोजर्स हैं ये क्या करते हैं, द डीकम्पोजर्स कंप्राइज ए वाइड असॉर्टमेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, बैक्टीरिया एटसेट्रा। तो जितने भी आपके फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डीकम्पोजर्स हैं, यानी कि ये इन स्पीशीज को जब डिकम्पोज होने के बाद भी ये उनको अपना आहार बना लेते हैं, ठीक है। तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, डिकम्पोजर्स को। और जो रेट है, डिकम्पोजिशन रेट इज लोअर इन द टेम्परेट फॉरेस्ट एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो जो इनका रेट है डिकम्पोजिशन का, वो टेम्परेट फॉरेस्ट में ज्यादा है इन कंपेयर टू द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा डिकम्पोजर्स का, राइट। नाउ हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे कैसे हमारे एनवायरनमेंट में कैसे प्रोडक्शन करता है, क्या प्रोटेक्ट करता है और क्या रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड थर्ड इज रेगुलेटिव फंक्शन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है मींस जो हमारे फॉरेस्ट है वो हमारे लिए क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो ऑब्वियसली जो हम पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है, ट्रीज पर ही डिपेंड है अपने लिवलीहुड के लिए, क्योंकि जो ट्रीज है वो हमें फूड दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, वुड दे रहा है ना, टूल्स दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जितनी भी हमारे कुकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब हमें भी प्लांट से या ट्री से ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रही हैं, राइट। और इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो जो ऑक्सीजन है बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि एन एकड़ ऑफ द फॉरेस्ट प्रोवाइड 6 टन ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि अगर आपके 1 एकड़ में अगर आपका कोई फॉरेस्ट है, जंगल है, बाग जो भी है, तो उसमें जितने भी ट्रीज लगे हैं वो हमें 6 टन ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 6 टन मीन्स अ लॉट। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है, इसकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से जब अपना खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, राइट।
अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में मतलब कैसे ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली हमारी वाटर को, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को मेंटेन करे हुए हैं, रेनफॉल को कंट्रोल करे हुए हैं, और जितने भी ऐसे सोर्सेज हैं जो एक्वेटिक लाइफ है वाटर से रिलेटेड, जैसे आपके फिश हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, उसमें रहने वाला जो भी हमारा पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रीज हैं they also prevent the water from the evaporating rapidly into the atmosphere। ये क्या करते हैं, जो वाटर है जो इवेपोरेट हो रहा है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे क्लाइमेटिक कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शंस का। अब हम बात करेंगे रेगुलेटिव फंक्शंस की। तो रेगुलेटिव फंक्शन में क्या क्या चीजें रेगुलेट कर रहे हैं, तो आप खुद ही समझिए, जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, उस पर कहीं ना कहीं कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग बाय रेगुलेटिंग द एनवायरनमेंट्स टेम्परेचर। ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करते हैं, कैसे, क्योंकि टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी के लेवल को कंट्रोल रखते हैं, रेनफॉल को कंट्रोल रखते हैं, और जो भी आपके जियो केमिकल प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 बेसिकली टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेकेंड इज प्लांटेशंस, थर्ड इज बोरियल फॉरेस्ट, फोर्थ है हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट, एंड फिफ्थ इज मानसून और द सीजनल फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये बेसिकली दीज कैटेगरी ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट, इनको रेन फॉरेस्ट भी बोला गया है। और ये जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं, और इनकी जो ट्रीज होती हैं बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड होती हैं, और वाइड इनका कवर होता है। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, पूरे पेड़ों को ये अच्छे से घेरे होती हैं, और बहुत ही घने पेड़ होते हैं ये, इसलिए इसको नाम दिया गया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास प्लांटेशंस। तो प्लांटेशंस का मतलब जो भी फॉरेस्ट या जो लैंड आपकी एग्रीकल्चर के यूज में हो रही है, ठीक है, जहाँ पे खेती की जा रही है, जहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, विच इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, तो उन वाले फॉरेस्ट को नाम दिया गया है प्लांटेशंस का। ठीक है, तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्योंकि हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं पर डिपेंड है। ये हमें क्रॉप्स प्रोवाइड करती हैं, वेजिटेशन प्रोवाइड करती हैं, और फ्रूट्स प्रोवाइड करती हैं, मतलब और टाइप की ऑफ जो फूडिंग होती है वो हमें प्लांटेशन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट से ही मिलती है। ठीक है, अब थर्ड है यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट। तो जो बोरियस फॉरेस्ट है, इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है, और जो अनदर नेम है इसका वो है टाइगा। ठीक है, और जो बोरियल है टिपिकली मीन्स नॉर्दर्न, तो इसका जो बोरियल है इसका मीनिंग है नॉर्दर्न, इसलिए इसको नाम दिया गया है बोरियल फॉरेस्ट का। राइट, और ये जो फॉरेस्ट है ये बेसिकली हमारे 50 to 60 डिग्री लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ है हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट। तो जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, it can be found in the northern and the southern hemisphere at the latitude of 25 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे 25 to 50 लैटिट्यूड पर ये पाए जाते हैं, और इनको सदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के दोनों पार्ट्स में ये पाए जाते हैं बेसिकली। तो टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है, जो कि नॉर्दर्न या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है टेम्परेट फॉरेस्ट। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास मॉनसून और द सीजनल फॉरेस्ट। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये हमारे रेनफॉल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करे रखते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है मॉनसून और द सीजनल फॉरेस्ट का। ठीक है, और ये जो होते हैं इसलिए इनको सीजनल और ड्राई फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो फॉरेस्ट है ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारी हाई रेनफॉल के लिए और एक्सट्रीम ड्राइनेस के लिए, यानी कि क्लाइमेटिकली जो भी सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, जो कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उनके लिए फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। सो दिस ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन।